नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी हैं वहां पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे आपकी कक्षा 5 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है चिट्ठी का सफ़र। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि चिट्ठी क्या होती है। जब भी हमें अपना हालचाल अपने उन मित्रों या परिजनों को सुनाना होता है जो हमसे कुछ दूरी पर रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं, तब हमें खत लिखना होता है, चिट्ठी लिखनी होती है। आजकल का जो समय है इसमें आप देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का हम उपयोग करते हैं और जहाँ भी हमें मैसेजेस पहुँचाने होते हैं, हम बड़ी सरलता से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपनी बात, अपनी भावनाओं को अपने मित्रों, अपने साथियों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तब भी और आज भी ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं, हम कभी न कभी खत का प्रयोग करते हैं, चिट्ठी का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, ये जो चिट्ठी का सफ़र है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और कैसे-कैसे जो है अलग-अलग प्रक्रियाओं से इसको गुज़रना पड़ा, इस चिट्ठी के सफ़र के बारे में हमें आज के इस अध्याय में जानकारी मिलेगी। भाई, जब हम कहते हैं कि हमने एक खत लिखा अपने परिजन को जो बहुत दूर रहता है, अब आप तो जानते ही हैं कि वह किसी दूसरे राज्य में है, हम अलग राज्य में हैं मान लीजिए, और हमने अपना खत यहाँ से लिख करके और डाल दिया किस पर? पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है उसमें। अब ये तो थोड़ा आश्चर्य का विषय है ना कि वहाँ से खत अपने मित्र तक आखिर पहुँचा कैसे? वो कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ हैं जिनसे होकर के ये पूरा क्रम गुज़रता है? तो आज के इस अध्याय में हमें उसी के बारे में, उसी सफ़र के बारे में जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं आज के अध्याय को, समझते हैं इस जानकारी को और देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या कुछ खास है हमारे सबके जानने के लिए। तो चलिए, अब सबसे पहले पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि हमें कुछ जानकारी दी हुई है और फिर कुछ प्रश्न हमारे सामने पूछे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो पहले पैराग्राफ में हमसे यह पूछा गया है कि जो आपकी उम्र है, अभी मान लेते हैं कि आपकी उम्र 10 या 12 साल की है, तो आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ न कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। भाई, या तो कक्षा में ही लिखवाए गए होंगे कि पत्र लिखिए अपने मित्र को, अपने पिताजी को, अपने प्रिंसिपल को, है ना? तो बस यही कहा जा रहा है कि 10-12 साल की ज़िंदगी में कुछ पत्र तो आपने लिखे होंगे। अब ये पत्र जो आपने लिखे हैं, जो लेटर आपने लिखे हैं, ये सही पते और सही समय पर आखिर किस तरह से पहुँचे होंगे? ऐसी बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है बच्चों, है ना? अब जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं और आपका एक मित्र है जो दूसरे शहर में रहता है। अब वहाँ से आपको दूसरे शहर में खत भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सब जानकारी मिलेगी आपको। संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा ठीक पता लिखा है कि नहीं, और तुमने उस पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है बच्चों जिसके बारे में यहाँ हमें बताया गया है, वो है डाक टिकट। डाक टिकट लगाया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। अब प्रश्न जो हमारे ज़हन में उठते हैं, या कह लीजिए कि प्रश्न जो उठने चाहिए, वो कौन-कौन से हैं? जैसे कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? भाई, डाक टिकट लगाने से क्या होता है? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरे पते में कितना पता लिखना है? ये तो पता होना चाहिए ना। फिर लिखा है कि ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? क्या इसकी भी कोई व्यवस्था है कि तय समय से पहले भी, यानी जल्दी भी संदेश पहुंचाया जा सके? और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर आखिर क्या असर पड़ता है? बच्चों, इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो शायद हम अभी दे सकते हैं, जैसे पूरे पते में क्या लिखा जाए, है ना? खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, उनको तो ये बात ज़रूर पता होगी। अब बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता तो होगा डाक टिकट होता क्या है। अब आप इन दोनों लिफाफों को, दोनों खतों को यहाँ पर देख सकते हैं। एक खत है जो महात्मा गांधी ने, मतलब महात्मा गांधी को शायद लिखा गया है, पते में लिख दिया है जहाँ हो वहाँ, है ना? ये लिखा है नाम यहाँ पे, शायद वर्षा लिखा है। फिर दूसरे खत में आप देख रहे हैं, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय
शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिणव अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, ऐसा पूरा पता डाला है और पिन कोड लिखा है 110016। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा अंतर समझिए बच्चों। ये दोनों पते किस तरह से अलग अलग हैं? देखिए, गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पे लिख दिया है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, सॉरी वो वर्षा नहीं है बच्चों, वर्धा लिखा है। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब क्या हुआ बच्चों? घर का नंबर पहले, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर का नाम, जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को कहते हैं पिन कोड। हर जगह का बच्चों एक पिन कोड होता है ना? अब सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत ही क्या है। तो बच्चों सुनिए, हमारे देश में अनेक ऐसे गांव, शहर, कस्बे हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। अब पते के बाद पिन कोड लिखने से जो स्थान है उसका पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिल जाती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। अब आखिर आपके मन में बात आ रही होगी कि ये पिन कोड का मतलब क्या है, पिन मतलब क्या, और इसकी शुरुआत के बारे में भी प्रश्न उठ रहे होंगे। तो उसका जवाब इस पैराग्राफ और नीचे इस जो बॉक्स दिया है इसमें हमें मिलता है बच्चों। जैसे कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। यानी पिन कोड की शुरुआत हुई और जिस योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई उसका नाम क्या रखा गया? पोस्टल नंबर योजना। बच्चों जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है बच्चों, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। लेकिन पहले बॉक्स में दी गई जानकारी पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। अब बच्चों यहाँ पे ये बताया है कि किसी भी जगह का जो पिन कोड होता है ना वो 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक खास स्थानीय महत्व है, अर्थ है। उदाहरण समझिए बच्चों, NCERT को भेजे गए लिफाफे पर जो अंक लिखा है वो है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी जो 10 लिखा है वो ये तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बच्चों, तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का आप पिन कोड पता कर सकते हैं और घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी आप पता कर सकते हैं। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है और डाकघरों में यानी पोस्ट ऑफिसों में बच्चों टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिल जाती है। तो आप अपने इलाके का पिन कोड मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा हुआ है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हम ये पढ़ रहे थे कि सिर्फ पिन कोड जो है वो उसके साथ उसमें ही नहीं बल्कि समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होते रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, बहुत पुराने समय में बच्चों आप तो जानते ही होंगे कि कबूतरों के द्वारा जो है संदेश पहुंचाए जाते थे चिट्ठी बांध के। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे नहीं होगी जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। बच्चों, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे ना यानी लिमिटेड थे, तो बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। बच्चों, आपको पता है राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारी हुआ करते थे। हरकारों मतलब जो पत्र पहुंचाते हैं। और हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या फिर जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर उस समय तो हमेशा बना ही रहता था बच्चों। आज भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय डाक सेवा दुर्गम
और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कारों पर ही निर्भर करती है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम यानी जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। और बच्चों, आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बच्चों, डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। और कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। और बच्चों, हमें तो ये भी बताया है कि यह सोचकर आश्चर्य होता है कि नहीं, कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। भाई, कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है बच्चों जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, आपके मन में प्रश्न उठा होगा। तो बच्चों, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। ठीक वैसे ही अब ये बॉक्स में एक जानकारी दी है, इसे पढ़ते हैं। थोड़ा काम की है। यहाँ लिखा है कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कौन सी पुलिस? उड़ीसा पुलिस। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये जो कबूतर हैं बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। बच्चों, कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। और बच्चों, यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। बच्चों, शायद ही पढ़कर आप एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। तो बच्चों, इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। बच्चों, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखिए और इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता: नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया फ्रेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070 वहाँ का पिन कोड है। अब बच्चों, जब हमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ लिया है तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना कि हम क्या करें, इसके प्रश्न उत्तरों को और इस पाठ पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको भी समझें। तो चलिए अब ये बिल्कुल शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्दकोश हमारे सामने है जिसमें इसका एक अंश दिया है और संचार शब्द का अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। संगीतज्ञ मतलब संगीत जानने वाला, संगीत की कला में जो निपुण है वो। संग्रह का मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय करना। जैसे ये दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह वगैरह वगैरह। संचार शब्द जो मुख्य है वो है जैसे किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली या कम्युनिकेशन। उत्तर में टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट उदाहरण के लिए दिया है ना। संचार के माध्यमों से दुनिया छोटी हो गई है बच्चों। किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार कह लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न बच्चों हमारे सामने हमसे पूछा गया है, इस अध्याय से संबंधित है, वो क्या है? प्रश्न 1। इसमें हमसे पूछा गया है बच्चों कि चिट्ठी पर पूरे और ठीक पते से क्या फ़ायदा होता है। तो इसके उत्तर में हमने ऐसा लिखा है कि चिट्ठी पर पूरे और ठीक पते से डाकघर में चिट्ठी छाटने और सही पते पर भेजना आसान हो जाता है। जैसे कि पिन कोड लिखना। पिन कोड लिख देने से स्थानों के नाम कई बार एक होने के बावजूद भी कोड चूंकि हर जगह का अलग होता है तो बड़ी आसानी हो जाती है छाटने पर, जैसा हमने अभी अध्याय में देखा था बच्चों। तो बिल्कुल उत्तर आप सटीक इस तरह से लिख सकते हैं कि चिट्ठी पर पूरे और ठीक पते से डाकघर में चिट्ठी छाटने और सही पते पर भेजना आसान होता है। इसके बाद में बच्चों दूसरा प्रश्न जो है हमारे सामने वो ये है कि चिट्ठियों में पिन कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
अब भाई ये तो अब भी मैंने बता दिया आपको, है ना। हमने अभी अध्याय में पढ़ा कि हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं, स्थान हैं बच्चों, जिनके नाम एक जैसे होते हैं। तो फिर समस्या ये है कि अब कैसे उनको सही स्थान पर पहुंचाया जाए, कैसे पता चले कि हमने जिस शाहपुर की बात की है उसी शाहपुर तक ही पता पहुंचे। तो बच्चों, पते के बाद में पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारी को मदद मिल जाती है और पत्र आसानी से बांटे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सटीक उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत आखिर कब हुई थी। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं बच्चों कि भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी, और उस समय इस नाम से हुई थी। ठीक है, ये तो हमने जो बॉक्स दिया था महत्वपूर्ण, उसमें जानकारी थी, उसी में पढ़ा था बच्चों। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने। क्या है प्रश्न क्रमांक 4 कि कबूतरों की कौन सी प्रजातियां होती है जिन्हें डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो भाई दो ही तो प्रजातियों के बारे में हमने देखा, एक ह्यूमर और एक गिरहबाज। तो अपना सटीक उत्तर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि कबूतरों में गिरहबाज और ह्यूमर वह प्रजातियां हैं जिसे प्रशिक्षित करके यानी ट्रेन करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। और आपको तो पता है ना कि एक कबूतर जो है वो 1000 किलोमीटर तक की भी दूरी एक दिन में तय कर सकता है ना, कमाल की बात। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है बच्चों हमारे सामने कि हरकारों की संदेश और पत्र पहुंचाने में किन दिक्कतों का सामना हरकारों को करना पड़ता है। तो ये तो हमने देखा था बच्चों, है ना। हमने पढ़ा था कि राजा महाराजाओं के समय से भी इनका उपयोग किया जाता है। तो डाकुओं से, जानवरों से माल की भी रक्षा करनी पड़ती है, डाक की भी, और स्वयं की तो करनी ही है। तो एक सटीक उत्तर के रूप में आप अपना उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं बच्चों कि हरकारों को संदेश और पत्र पहुंचाने के लिए हर जगह से गुजरना होता है। उन्हें डाक पत्र के अलावा अपनी रक्षा भी डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों से करनी पड़ती थी। और बच्चों, आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर ही निर्भर करती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6 कि पत्र में नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है। कि भाई नाम ही नहीं है तो अब क्या होगा। अब देखिए, तो बच्चों, पत्र में नाम अगर नहीं है ना तो पत्र पर लिखे पते को आधार बनाकर डाकिया पत्र तो दे देता है, लेकिन इस बात की पुष्टि ही नहीं होती कि पत्र सही आदमी को मिला है या नहीं मिला। किसी को भी मिल सकता है। इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 ये है कि चिट्ठी लिखने के लिए कौन कौन सी जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी को क्रम अनुसार लिखिए कि सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, और फिर अंतिम प्रक्रिया क्या है। तो मैंने सारी प्रक्रिया को क्रम से यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसे आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आप भी समझ जाएं कि क्या क्या है। सबसे पहले वाक्य लिखना है अपने उत्तर में कि चिट्ठी लिखने के लिए हमें बहुत सी जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है और वे निम्न हैं। सबसे पहली जानकारी, उसमें सबसे पहले जनपद का नाम होना चाहिए। भाई कहाँ से है वो तो पता हो। दूसरा, घर का नंबर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि गली या मोहल्ले का नाम होना चाहिए। चौथी बात यह है कि कस्बे, शहर या गांव का नाम भी होना चाहिए। उसके बाद में 5वीं जानकारी है खंड का नाम हो। छठी जानकारी में राज्य का नाम हो, और 7वीं और अंतिम जानकारी में लिख सकते हैं कि क्षेत्र के पिन कोड की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सभी अनिवार्य है। इसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 में जो है हमसे पूछा गया जो प्रश्न है इस अध्याय पर आधारित कि चिट्ठी भेजने के लिए कौन से पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपना उत्तर लिखना है सटीक ढंग से। बच्चों, जो उत्तर मैंने लिखे हैं वो उत्तर आपको सुझाव देने के लिए लिखे हैं कि आप किस तरह से अपना स्वयं का उत्तर जांच पड़ताल करने के बाद लिख सकते हैं, और ये उत्तर को समझकर आप अपना एक उत्तर लिखें, ऐसा हम चाहते हैं। हमारा उद्देश्य आपको खुद एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए मोटिवेट करना यानी प्रेरित करना है। ठीक है, तो आप अपना उत्तर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 है आजकल चिट्ठी पत्रों और संदेशों को जल्दी पहुंचाने के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है।
तो बच्चों इसके उत्तर में आपको तो ये बात पता ही होगी कि सबसे पहले तो आपके मन में जो नाम आता है वो है इंटरनेट, है ना? इससे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, ईमेल द्वारा पत्रों को भेज सकते हैं। इसके अलावा हवाई जहाज़ है, पानी के जहाज़ हैं, रेलगाड़ी भी है ना? कई सारे ऐसे साधन हैं। तो अब अगर आप अपना उत्तर लिखना चाहते हैं तो उसको आप कैसे लिखेंगे एक क्रम में कि आजकल चिट्ठी पत्रों और संदेशों को भेजने के नए-नए और तेज़ साधनों का उपयोग किया जाता है। फिर उदाहरण लिखेंगे जैसे हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और रेलगाड़ी। और अंत में एक लाइन भी जोड़ सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ईमेल संदेशों को भेजा जाता है। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं बच्चों हमारे इस अध्याय के 10वें प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 10 पर। ये क्या है कि डाक का विज्ञान किसे कहा गया है? तो इसके उत्तर में आप देखेंगे कि टिकट संग्रह का शौक जो है वो काफ़ी लोकप्रिय रहा है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसी को डाक का विज्ञान कहा जाता है ना? तो भाई अब आप समझ रहे हैं ना कि इसका उत्तर हमने किस तरह से लिखा है कि टिकट संग्रह का शौक तो काफ़ी लंबे समय से लोकप्रिय रहा ही है। धीरे धीरे टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें भी शामिल हो गई है। इसी को डाक का विज्ञान कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। यह वीडियो भी पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए जो अभी आपको प्राप्त हुई है। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी बच्चों अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।